मेरे माता पिता हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते। पापा का तो यह नियम हो गया था कि वह जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो मेरी माँ से लड़कर ही निकलेंगे। आज फिर से यही हाल था। पापा मम्मी पर चीख रहे थे और मम्मी पापा पर। मैं अंदर बैठकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। रोज़ रोज़ के घरेलू झगड़ों से मेरा पढ़ाई से मन बिल्कुल हट चुका था। पापा जब भी मम्मी से लड़ाई लड़ते तो उसके आखिरी में मुझे ही खरा खोटा सुनाते और मनहूस कहते। आज फिर पापा ने वही किया, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। मैं यही सोचती थी कि जिन लोगों की इकलौती औलाद होती है वह अपनी औलाद पर जान निछावर करते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरे पापा मुझे कोसने से कभी नहीं थकते। और उसके बाद एक दादी की ही कसर और बचती है। जब पापा घर से बाहर चले जाते तो दादी भी अपना मुंह चलाना शुरू कर देती और यह रोज़ की कलह से मैं तंग आ चुकी थी। हमारा घर एक युद्ध का मैदान बन चुका था, लेकिन यह सब आस पड़ोस के लोगों के लिए रोज़ाना के जैसा था। दादी और मम्मी की लड़ाई का लोग छत पर चढ़कर मज़ा लेते थे, जैसे कोई नौटंकी चल रही हो। और इस झगड़े का अंत यही होता कि दादी मम्मी को कोसती और कहती कि तुझे तो मैं अपने बेटे से अलग करके ही रहूँगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर रहूँगी। मेरे बेटे के पैसे पर तूने बहुत दिन ऐश कर लिया है। एक बार अगर सुबह सुबह लड़ाई हो जाए तो फिर वह लड़ाई झगड़ा शाम तक चलता रहता और दादी मम्मी को जली कटी सुनाती रहती। मैं बचपन से अभी तक यही देखा था कि मेरी माँ ने कभी भी अपने ऊपर कोई भी फालतू रुपया खर्च नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी दादी हमेशा यही कहती कि वह पापा के पैसे पर ऐश कर रही हैं। इस सब के बाद मम्मी मेरे पास आईं। मैं अपने सोच विचारों में डूबी हुई थी। उन्होंने अपने दुपट्टे से बंधे हुए कुछ रुपए निकाले और मुझे देते हुए कहा कि बेटी, दुकान से जाकर 1 किलो मक्के का आटा ला दो। तेरे पापा को मक्के के आटे की रोटी बहुत पसंद है। मैंने मम्मी से रुपए लिए और बाहर निकल गई। मैं यही सोच रही थी कि मम्मी मुझे हर रोज़ मक्के का आटा मुझसे क्यों मंगवाती हैं, जबकि मैंने आज तक उन्हें उस आटे से कुछ भी बनाते हुए नहीं देखा था। कई बार मैंने सोचा कि मम्मी से इस बारे में पूछ लूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि घर में जो लड़ाई झगड़ा का माहौल रहता है उससे मुझे थोड़ा सा दूर रखने के लिए, मेरा मूड फ्रेश करने के लिए शायद वह मुझे बाहर भेज देती हैं, ताकि मैं बाहर जाकर थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इन सब बातों को भूल जाऊं। मेरी माँ एक सीधी सादी औरत थी जो अपने घर के सारे कामकाज को निपटाती, अपना सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ घर को दे देती, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सिर्फ यही गलती थी कि वह मेरे पापा को एक बेटा ना दे सकीं। जब मैं पैदा हुई उसके बाद मम्मी को कुछ ऐसी शारीरिक दिक्कतें हो गईं जिसकी वजह से वह दोबारा कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी, और इस बात से पापा मम्मी को मनहूस कहने लगे। मेरे पापा खुद में ही मस्त रहने वाले इंसान थे। वैसे तो वह घर में मम्मी के साथ ठीक से पेश आते, लेकिन जिस दिन दादी पापा से अपनी चाहत के बारे में बात करती कि उनका भी एक पोता होता तो कितना अच्छा होता, यह सारी बातें जब वह पापा को कहती तो पापा भी बहुत परेशान हो जाते। दादी उनसे बार बार कहती कि अजय, अगर तुझे बेटा नहीं हुआ तो तेरा तो वंश ही मिट जाएगा। तू कब तक इस मनहूस औरत के पल्लू से बंधा रहेगा? मैं तो कहती हूँ कि मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूँगी। यह सब सुनकर पापा दादी के पास से उठकर मम्मी के कमरे में चले जाते और फिर उन पर चीखने चिल्लाना शुरू कर देते। जब इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी तब मेरी माँ ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर उन्होंने भी इन सारी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया।
जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही चला गया और मैं भी दिमागी रूप से बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मैं जब एक दिन अपने कॉलेज से घर वापस आई तो मैं माँ को रोते हुए देखा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं भागकर अपनी माँ के पास गई और मैंने पूछा कि मम्मी क्या बात है, आप इतना क्यों रो रही हैं। माँ मुझे रोते रोते बताने लगी कि अब उनकी दुनिया ख़त्म होने वाली है और वह बर्बाद हो जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि मम्मी साफ साफ बताओ आखिर क्या हुआ है, पापा तो ठीक है ना। माँ मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तेरी दादी ने अपने किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी को घर बुलाया है और अब तेरे पापा से उस लड़की से शादी कर लेंगे और हम दोनों को इस घर से बाहर निकाल देंगे। फिर हम लोग दर दर की टोकरे खाएंगे। और अपनी मम्मी की यह सारी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी को दिलासा दिलाया कि आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपने पल्लू से पैसे निकाले और मुझे देकर बोली कि जाओ 1 किलो मक्के का आटा लेकर आओ। मम्मी की यह बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई और मुझे हंसी भी आने लगी कि कहाँ इन्हें अभी खाने पीने का भी होश नहीं था और कहाँ अब यह मुझे 1 किलो मक्के का आटा मंगवा रही हैं। मैंने माँ से कहा कि आप इस 1 किलो आटे का आखिर क्या पकाती होंगी। मेरी माँ ने मुझे आंखें दिखाईं और मुझसे बोली कि जितना तुझे कहा है उतना कर। फिर मैं पैसे लेकर दुकान की तरफ चली गई आटा लेने के लिए। मुझे आज भी पता था कि रोज़ की तरह माँ आटा मंगवाएंगी, लेकिन उस आटे का कुछ भी नहीं बनाएंगी। कभी कभी मैं सोचती कि क्या माँ इस आटे को मंगा कर आटे की दुकान खोलने वाली हैं। फिर मैं अपने आप पर ही हंसती, लेकिन वापस जाकर आटा ले आती। जब मैं आटा लेकर घर पहुंची तो मैंने देखा कि दादी की वह दूर के रिश्तेदार की बेटी घर आ चुकी थी, जो कि शायद 30 से 32 साल की रही होंगी। वह मुझे काफ़ी फैशनेबल लगी। वह जीन्स और टॉप पहने हुए थीं और काफ़ी स्मार्ट तरीके से बनकर आई थीं, क्योंकि मेरे पापा से उन्हें शादी करनी थी। मैं जब अपनी माँ की तरफ देखा तो मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा उदास थी। मेरी माँ देखने में बिल्कुल एक साधारण महिला की तरह थी और जब मैंने माँ को देखा तो वो सोनिया आंटी के सामने बिल्कुल ही फीकी पड़ी हुई थी। मुझे अपनी माँ के लिए बहुत ख़राब लगने लगा। दादी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थीं उनके आने से, और जब मैं पापा को देखा तो वह भी सोनिया आंटी को ही देख रहे थे। मैं अपनी माँ की हालत समझ सकती थी। फिर जब शाम हुई तो हम सब ने मिलकर एक साथ खाना खाया। दादी हर चीज़ सबसे पहले सोनिया आंटी को ही दे रही थी और पापा भी उनके आगे पीछे ही चल रहे थे। मैं और मेरी माँ, हम दोनों बिल्कुल ही बेजान से हो गए थे। सोनिया आंटी के घर आ जाने से बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे मेरा और मेरी माँ का उस घर में कोई भी वजूद ही नहीं है। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए और मुझे मालूम था कि आज की सारी रात मेरी माँ पर बहुत भारी है और वह बहुत ज़्यादा रोने वाली हैं। जब सुबह हुई तो माँ मेरे पास आई और बोली कि आज तुम कॉलेज मत जाना, हम दोनों माँ बेटी बाज़ार जाएंगे और कुछ शॉपिंग करके आएंगे। मैंने माँ से कहा कि अब जब आपने सोनिया आंटी को देखा है तब आप सोच रही हैं ऐसा कुछ, जबकि अगर आपने मेरी बात मानी होती तो शायद आज यह जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है यह ना आई होती। ऐसा पहली बार हो रहा था कि माँ ने पापा से अपने लिए पैसे मांगे थे शॉपिंग के लिए, और इस बार पापा ने भी मम्मी को अच्छे खासे पैसे दिए थे।
पता नहीं पापा ने क्या सोचकर काफ़ी सारे पैसे माँ को दिए थे। उनके मन में क्या था यह वही जान सकते थे। फिर दोपहर तक सारा काम निपटा के मैं और मम्मी शॉपिंग करने के लिए बाज़ार चले गए। वहाँ पहुँचकर हम लोगों ने काफ़ी स्टाइलिस्ट कपड़े लिए, नए जूते भी लिए और फिर घर आते समय वह कपड़े दर्जी के पास सिलने के लिए डाल दिए। जब हम घर वापस लौटे तो पापा सोनिया आंटी से ही बातें कर रहे थे। यह देखकर मम्मी की सारी खुशी बिल्कुल फीकी पड़ गई और उनके तन बदन में आग लग गई। उसके बाद मम्मी अपने कमरे में चली गईं और पापा भी उनके पीछे ही चले गए। मैं सोनिया आंटी के पास जाकर बैठ गई और उनसे कुछ बातें करने लगी। मम्मी ने मुझे समझा रखा था कि मैं सोनिया आंटी को अपनी बातों में ही हमेशा व्यस्त रखूं, ताकि पापा सोनिया आंटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना बिता सकें। जबकि दादी सारा दिन यही कोशिश करती रहती कि कैसे भी करके पापा ज़्यादा से ज़्यादा समय सोनिया आंटी के साथ ही बिताएं। पर मैं खुद भी यह नोटिस कर रही थी कि पापा भी सोनिया आंटी के आगे पीछे ही लगे रहते। मम्मी चाहे कितना भी जतन कर लें, लेकिन वह पापा को मना नहीं कर पा रही थीं। मेरी मम्मी भी अब स्टाइलिस्ट तरीके से रहने लगी थी और हर रोज़ अपने आप को सजाने संवारने लगी थी और साथ ही साथ मेकअप भी करने लगी थी। एक दिन जब हम सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे तो मेरी दादी ने मुझे बातों ही बातों में कहा कि सीमा, खाना खाने के बाद सामने वाली दुकान से 1 किलो मक्के का आटा ले आना। तुम्हारे पापा को मक्के के आटे की रोटियां खाना बहुत पसंद है। मैंने हैरत से दादी की ओर देखा और बोली, दादी आप भी क्या मम्मी की तरह गोदाम खोलने वाली हैं? मेरी इस बात से सभी लोग मेरा मुंह ताकने लगे। पापा एकदम से बोले कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं सबको पूरी बात बताने वाली ही थी कि तभी मेरी नज़र मम्मी की तरफ पड़ी तो मम्मी ने मुझे आँख से इशारा करके बात बताने को मना कर दिया। मैंने तुरंत ही बात बदल दी कि मम्मी मुझे जब कोई चीज़ मंगवाती हैं तो वह मुझे भी ऐसे ही पैसे देती हैं। तो मुझे लगा कि दादी ने भी वही वाला कोई काम ऐसा शुरू कर दिया है। खैर, मेरी इस बात पर पापा हंस पड़े और उस दिन जब दादी ने मक्के का आटा मंगवाया तो हमारे घर में सच में उस आटे से रोटी बनी। धीरे धीरे दिन शांति के साथ गुजर रहे थे, लेकिन दादी फिर से अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए पापा को याद दिलाने लगी कि तुम्हारा कोई भी वंश बढ़ाने वाला नहीं है और हमारा वंश खत्म हो जाएगा। दादी ने पापा को साफ साफ शब्दों में कहा, तुम बस एक बार हाँ कर दो, मैं सोनिया के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी और तुम अपना घर आबाद कर लेना। पापा ने दादी से कहा कि अम्मा, मेरा घर तो पहले से ही आबाद है। लेकिन दादी एक नहीं सुनने वाली थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने माँ को फूट फूट कर रोते हुए देखा। इसे देखकर मेरा दिल बहुत घबरा गया। मैं अपनी माँ के गले लग गई और उन्हें चुप करवाने की कोशिश करने लगी। फिर जब मैंने उन्हें शांत कराया तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, वह इतना क्यों रो रही हैं। माँ बोली, सीमा बेटा, तुम दुकान से बस मुझे 1 किलो मक्के का आटा ला दो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से मक्के का आटा ले आई। मम्मी कभी खुद मक्के का आटा लेने नहीं गई थीं। वह हमेशा मुझे ही मक्के का आटा लेने भेजती थीं और वह भी उसे छुपाकर लाने को कहती थीं। उन्होंने मुझसे कह रखा था कि मैं अपने बैग में मक्के का आटा छुपा कर लाऊं और अगर कोई मुझसे पूछ ले तो मैं कह दूं कि मैं दुकान से कोई खाने पीने की या फिर कॉपी किताबें लेकर आ रही हूँ। जब मैं वापस आई तो मैंने माँ से रोने की वजह पूछी तो वह बोली कि तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे पापा का कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाऊं। वह इस कमरे में सोनिया को दुल्हन बनाकर लाएंगी।
मैंने माँ से पूछा, तो अब आप क्या करेंगी? तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे पापा से पूछूंगी। अगर तुम्हारे पापा ने कहा कि मैं उनकी माँ की ही बात मान लूँ तो फिर मैं यह घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। मम्मी की यह सारी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मेरी मम्मी अपने वादे की पक्की थी। उन्होंने जब भी कोई फ़ैसला लिया था वह उस पर बिल्कुल खरी उतरी थीं। मैं सारा दिन यही भगवान से प्रार्थना करती रही कि पापा मम्मी का ही साथ दें, लेकिन मुझे इस बात के चांस बहुत कम ही लग रहे थे। मगर फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जब शाम को पापा घर लौटे तो वह सोनिया आंटी से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। पापा का चेहरा खिला खिला लग रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरे पापा मेरी माँ के साथ भी ऐसे ही खुश होकर बातें करते। थोड़ी देर के बाद पापा कमरे में चले गए। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। क्या पापा मम्मी की बात मानेंगे या फिर हमारी किस्मत में इस घर से निकलना ही लिखा हुआ है। थोड़ी ही देर के बाद मम्मी मेरे पास दौड़ती हुई आईं और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और मैं समझ गई थी कि अब हम लोगों को यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने मम्मी से कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मुझे भी अब इस घर में नहीं रहना है। माँ ने मुझसे कहा कि अरे मेरी प्यारी बच्ची, आज तेरे पापा ने मेरी लाज बचा ली। उन्होंने मुझे मेरी नज़रों में गिरने नहीं दिया। जब मैंने उनको तुम्हारी दादी की बात बताई तो वह बोले कि माँ का तो दिमाग फिर गया है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। उनकी यह बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। मेरा दिल तो मानो एक बहुत बड़े बोझ से हल्का हो गया था। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ दिनों के बाद ही सोनिया आंटी को दादी ने पापा के साथ शॉपिंग करवाने के लिए भेज दिया और उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल निकला। कभी सोनिया आंटी पापा के साथ दुकान पर जाती तो कभी उनके साथ सुबह टहलने के लिए निकल जाती, और यह सब देख देख कर तो मेरी माँ सूख कर कांटा हुई जा रही थी। उनका दिमाग सारा दिन पापा की ही जासूसी करने में निकल जाता, और जब वह ज़्यादा परेशान होती तो मुझे दुकान से मक्के का आटा लाने के लिए भेज देती। एक दिन सोनिया आंटी ने दादी से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अजय ने अगले हफ्ते मुझसे शादी नहीं की तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। आखिर मैं यहाँ कब तक बैठे बैठे इंतज़ार करूँगी। सोनिया आंटी की बात सुनकर दादी बहुत परेशान हो गईं। उस दिन रविवार का दिन था, मैं घर पर ही थी। दादी ने सुबह सुबह से ही मम्मी के साथ लड़ना शुरू कर दिया था। पहले तो दादी मम्मी को बहुत बुरी बुरी बातें सुनाती रहीं और उसके बाद गालियाँ भी बकने लगीं। वह चिल्ला चिल्ला कर मम्मी से कह रही थी कि अजय का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कमरे से ही नहीं बल्कि इस घर से और उसकी ज़िंदगी से भी निकाल दूंगी। मम्मी ने एक शब्द भी दादी से नहीं कहा तो दादी कमरे में घुसकर मम्मी का सारा सामान बाहर फेंकने लगीं। अब मुझे भी दादी पर बहुत गुस्सा आ गया था, तो मैं मम्मी पर ही गुस्सा करने लगी कि वह दादी को कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं वह सब सामान रख लूँगी, तुम बस मुझे 1 किलो मक्के का आटा ला दो। मैं आटा लेने के लिए बाहर निकल गई। दुकानदार से आटा लेकर जब मैं उसे अपने बैग में डालने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि पॉलीथीन फटी हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, जिस वजह से मैं उसे ऐसे ही अपने बैग में डाल लिया। जब मैं आधे रास्ते तक आ गई तो मुझे अपने बैग में कुछ हिलता हुआ सा महसूस हुआ। मुझे डर सा लगने लगा कि आखिर यह क्या है, और जब मैंने बैग खोला तो उसमें एक पक्षी पड़ा हुआ था।
बैग के अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे। मैंने उस पक्षी को वहीं सड़क पर ही फेंक दिया और घर आने की बजाय मैं पापा की दुकान पर चली गई, जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। वह मुझे ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गए। मैंने अपने साथ उनको घर चलने को कहा और वह बिना कुछ कहे मेरे साथ घर की तरफ चल दिए। पापा जैसे ही घर पहुँचे तो मम्मी उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। पापा ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया और हम दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़कर घर में ले गए। दादी फिर से हम लोगों को खरी खोटी सुनाने लगीं और वह चीखने लगीं कि अजय, अभी और इसी वक्त तू अपनी पत्नी को घर से निकाल दे। इसने तेरी माँ की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। दादी की बात सुनकर पापा बोले, मुझे पूरा यकीन है कि आपने ही कुछ खराब कहा होगा। यह सुनकर तो दादी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गईं और वह बोली, मैंने सिर्फ इससे इतना ही कहा था कि यह तुम्हारा कमरा खाली कर दे और इस कमरे को मुझे सोनिया के लिए सजाकर तैयार करना है। मैं कल तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। दादी की यह बात सुनकर पापा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और दादी से बोले, माँ, अब आप अपना यह ड्रामा बंद करिए। और तुरंत ही सोनिया आंटी से कहा कि आप इस घर की मेहमान हो और आपके साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता। मगर मेरी मजबूरी बन गई है कि मैं आपसे कहूँ कि अब आप हमारे घर से चली जाएं। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आपकी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। पापा की यह सारी बातें सुनकर तो दादी जैसे फट ही पड़ी। वह चिल्लाने लगी, अजय, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? सोनिया तुम्हें वारिस दे सकती है, यह तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। और यह जो तेरी पत्नी है, यह तो बांझ है, यह तुझे आखिर क्या देगी? दादी की बात सुनकर पापा बोले कि अगर भगवान चाहेंगे तो मुझे वारिस दे देंगे और मेरी पत्नी से ही दे देंगे। और आज मैं आपसे एक बात साफ शब्दों में कहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हैं। इस घर में जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। मेरी पत्नी और मेरी बेटी आपकी बहुत सेवा करेंगे, लेकिन आज के बाद अगर आपने हमसे किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा किया तो हम तीनों यह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। उसी दिन सोनिया आंटी वापस अपने घर चली गईं और दादी ने भी अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। मैंने पापा से कहा कि पापा, आपने मेरे और मम्मी के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। अगर आपने हमें शुरुआत से ही प्यार और इज्जत दी होती तो आज यह दिन हमें नहीं देखना पड़ता। पापा ने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ मेरी ज़रूरत है और मैं तुम्हारी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के आगे मजबूर था। मेरी माँ बहुत ही गुस्सैल मिजाज की औरत हैं। मैं हमेशा तुम दोनों को उनके गुस्से से बचाने की कोशिश करता रहा। जब भी माँ को गुस्सा आता था तो मैं तुम दोनों पर गुस्सा करने लगता था, ताकि जब माँ मेरा गुस्सा देख ले तो अपना गुस्सा भूल जाए और मैं तुम दोनों पर अपना गुस्सा निकालता था। पापा की यह सारी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने पापा से कहा कि आप मम्मी से पूछो कि आखिर वह हर रोज़ मुझसे मक्के का आटा क्यों मंगवाती थीं। उस दिन जब मैं आटा लेकर आ रही थी तो उसमें एक अधमरा पक्षी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं यह तो समझ गई थी कि इतनी बड़ी गलती दुकानदार तो नहीं कर सकता। वह आटे की बजाय पक्षी तो नहीं देगा। ज़रूर इसमें कोई बात है। आप मुझे साफ साफ बताइए कि वह पक्षी वहाँ क्या कर रहा था। मेरी बात सुनकर मम्मी बहुत ही ज़्यादा घबरा गईं, मगर उनके पास सच बोलने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। वह बोली, जिस दिन दुकानदार से तुम मक्के का आटा लाई थी उसी दिन उसके पड़ोस में एक बाबा आए थे। वह तावीज़ का काम करते हैं। मैंने उनसे दुकानदार से कहा था कि मेरे लिए भी एक तावीज़ ले ले। उसने बताया कि बाबा जी ने कहा है कि
बाबा जी मक्के का आटा मंत्र पढ़कर देंगे, जिसे 40 दिनों तक छत पर जाकर पक्षियों को डाल देना है, और आखिरी दिन वह एकदम अधमरा पक्षी देंगे जो अपनी सास को खिलाना होगा। उससे मेरी सास की जुबान बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। मगर बेटा, तुमने वह पक्षी रास्ते में ही फेंक दिया और ना ही मेरे 40 दिन पूरे हुए। अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ही मैं तुम्हें आटा लाने के लिए भेजती थी, लेकिन देखो तावीज़ की करामात से कैसे सब कुछ ठीक हो गया। तुम्हारे पापा का दिल भी बदल गया और वह मेरी तरफ हो गए। मम्मी की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा तो दी थी, मगर मेरा पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। उनकी सारी बातें सुनकर मैं तुरंत ही उस दुकानदार के पास पहुंची। मैंने उसको खूब खरी खोटी सुनाई और उससे कहा कि तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। तुम लोगों को तबाही के रास्ते पर डालते हो, उन्हें काला जादू करवाते हो। वह बोला, हम तो दुकानदार हैं और हम अपनी दुकान में सामान बेचते हैं। मैंने तुम्हारी माँ को कोई काला जादू नहीं करवा कर दिया, बल्कि मैं तो खुद उनके मुंह से काले जादू की बातें सुनकर परेशान हो गया था। मैंने तो बस उनसे इतना ही कहा था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 40 दिन तक ना तो अपने पति से लड़ना है और ना ही अपनी सास से। आप खुद ही सोचो, अगर कोई औरत 40 दिन तक घर वालों से नहीं लड़ेगी तो घर वाले उसे आखिर क्यों लड़ेंगे? वह भी तो इंसान बन जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि यह तावीज़ से कुछ होता भी है या नहीं। दुकानदार की बातें सुनकर मुझे लगा कि वह ठीक कह रहा है। उसने मम्मी को कितनी समझदारी की बात बताई थी, और मैं इतना ज़रूर जानती थी कि पापा का दिल किसी तावीज़ की वजह से नहीं बदला था, बल्कि वह मम्मी से बेइंतहा प्यार करते थे, और यह सब आज मेरी माँ की कुर्बानियों का ही बदला था। अगर हर औरत सब्र कर ले तो उनके पति भी उनसे लड़ना झगड़ना छोड़ देंगे, और छोटी छोटी बातों पर कोई घर नहीं टूटेगा और ना ही कोई सौतन लाई जाएगी। आज इस बात को 2-3 साल हो चुके हैं और मेरे पापा ने मेरी माँ का बहुत अच्छा इलाज करवाया, जिसकी वजह से अब उन्हें एक बेटा हुआ है और मेरा एक छोटा सा भाई भी इस दुनिया में आ चुका है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।